नमस्कार बच्चों, सभी बच्चों का जय महादेव विद्याकुल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जी भर के भरपूर स्वागत है। जैसा कि आपको पता होगा बच्चों, आज हम आपके लिए यानी कक्षा 9 वाले विद्यार्थियों के लिए सामाजिक विज्ञान की क्लास एक बहुत जबरदस्त लेके हाजिर हैं। और आज हम देखने वाले हैं इस क्लास में सामाजिक विज्ञान में जो हम पढ़ेंगे कक्षा 9 के विद्यार्थियों के लिए पढ़ाएंगे हम उनको, वह है भूगोल विषय। भूगोल विषय से हम आपको आज परिचित कराएंगे और साथ ही साथ देखेंगे कि भूगोल में हमें जो हमारा सिलेबस दिया गया है उसमें पहला चैप्टर कौन सा है, उस चैप्टर के अंतर्गत हमें क्या क्या चीजें पढ़नी है, उन सारी बातों पर हम आपसे चर्चा करने वाले हैं। और साथ ही साथ आपको यह भी बताएंगे कि हमें भूगोल क्यों पढ़ना आवश्यक हो जाता है। आज हमारे पास पीपीटी उपलब्ध नहीं है, उसका एक बहुत बड़ा रीजन है आज का जो टॉपिक है पढ़ाने का या आपको पढ़ने का बहुत ही दांव पेच वाला टॉपिक है। उसको समझाने के लिए खाली बोर्ड की आवश्यकता होती है, ना किसी पीपीटी की आवश्यकता पड़ती है, ना किसी नोट्स की आवश्यकता पड़ती है। आज हम आपको बताएंगे कि भारत में अरुणाचल प्रदेश में और गुजरात में जो 2 घंटे का अंतर है वह क्यों है, और अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय गुजरात की अपेक्षा 2 घंटे पहले क्यों होता है। आज सारी बातें आपकी क्लियर हो जाएंगी। साथ ही साथ आज देखने वाले हैं भारत की अक्षांशीय एवं देशांतरी स्थिति क्या है। इसको समझने से पहले थोड़ा बहुत आपको ग्लोब का अनुमान होना चाहिए। ग्लोब क्या होता है, ग्लोब पर कौन कौन सी रेखाएं होती हैं, कितनी अक्षांश रेखाएं होती हैं, कितनी देशांतर रेखाएं होती हैं, इन सभी बातों का आपको समझना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। उसके लिए हमें ब्लैंक बोर्ड की आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए हमने आज पीपीटी नहीं लगाई। बार बार हमें आज खाली पेज यूज करना पड़ेगा, इसलिए हम बगैर पीपीटी के आज मैदान में उतरे हुए हैं। और आप भी जल्दी से जुड़ जाइए, हम आपको आज ऐसी ऐसी बातें बताने जा रहे हैं भूगोल के द्वारा जो आपको सुनने में अचरज जरूर होगा, लेकिन वो सारी बातें सत्य होंगी। आप यकीन मानिए, अरुणाचल प्रदेश में 2 घंटे पहले सुबह हो जाती है और जो आपका गुजरात राज्य है उसमें 2 घंटे बाद में सुबह होती है। इसका रीजन क्या है, इसका रीजन आपको पता लग जाएगा। आज हमसे बहुत सारे बच्चे जुड़ चुके हैं। अनमोल रतन, गुड आफ्टरनून सर, गुड आफ्टरनून। गौरी शंकर कुमावत, नमस्कार गुरुजी। सभी बच्चों को मेरा नमस्कार, सभी बच्चों को मेरा गुड आफ्टरनून, सभी बच्चों के लिए मेरा ढेर सारा प्यार। बस आप जल्दी से जुड़ जाइए। और आज की जो क्लास है इतनी रोचक होने वाली है, बहुत सारी चीजें आपको आज सीखने को मिलेंगी। चाहे कक्षा 9 का विद्यार्थी हो वो भी इस क्लास को देख सकता है, क्योंकि उनके लिए तो स्पेशल ये क्लास है ही है। कक्षा 10 का विद्यार्थी हो वो भी सीख सकता है इस क्लास के जरिए से। कक्षा 11, कक्षा 12, किसी भी कक्षा का विद्यार्थी हो इस क्लास को देख सकता है, क्योंकि इस क्लास में जो कंसेप्ट मैं आपको समझाने जा रहा हूं बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही कठिन टाइप का कंसेप्ट है। इसको समझने में बच्चों को बड़ा दिक्कत होती है, इसलिए आप ध्यान से सुनिएगा। मैं आपको क्या बताऊंगा बिल्कुल जब क्लास खत्म होगी सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। हर्ष मिश्रा सर, कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम बेटा, बिल्कुल प्रणाम। सचिन यादव, गुड आफ्टरनून। सोनी सिंह, गुड आफ्टरनून बेटा, गुड आफ्टरनून। सभी बच्चों को मेरा गुड आफ्टरनून। अनमोल रतन, वेलकम वेलकम, बिल्कुल सभी बच्चों का वेलकम है। चलिए प्रारंभ करते हैं आज की क्लास। क्या आप रेडी हो क्लास लेने के लिए? जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए कि सर हम रेडी हैं। और देखिए क्लास को लाइक जरूर कर दीजिए आप। क्यों? क्योंकि आज की क्लास और ज्यादा रोचक होने वाली है। जल्दी से लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ इस क्लास को शेयर भी कर दीजिए ताकि और भी बच्चों को जानकारी ये प्राप्त हो पाए। जल्दी से लाइक कीजिए। देखिए इतने सारे बच्चे हैं और लाइक करने में आप लोग कंजूसी दिखा रहे हो। इसका मतलब जो टीचर मेहनत कर रहा है, आपको क्या उसकी मेहनत नहीं लगती, दिखाई नहीं देती कि टीचर कितनी मेहनत कर रहा है? तो हमें उसके बदले में एक लाइक कर देना चाहिए। कौन सा पैसा खर्च हो रहा है आपका। चलिए, हाँ रेडी है, बिल्कुल रेडी है। चलिए ठीक हूं बेटा। विनय कुमार विश्वकर्मा, ठीक हूं मैं, बिल्कुल ठीक हूं। हाँ, हमारे विनय कुमार भी स्टूडेंट आ चुके हैं। लगातार जो हमारे रेगुलर विद्यार्थी हैं वो भी हमसे जुड़ चुके हैं और जो हमारे नए बच्चे हैं वो भी हमसे जुड़ चुके हैं। सभी बच्चों का स्वागत है जय महादेव विद्याकुल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। चाहे वो 9 का विद्यार्थी हो, क्लास 9th का, चाहे क्लास 10th का, कोई भी विद्यार्थी हो, आज की क्लास देखे बिना यहां से नहीं जाएगा। चलिए प्रारंभ करते हैं आज की क्लास को और देखने का प्रयास करते हैं हम आपको आज क्या समझाने वाले हैं। सबसे पहले मुझे पता है आप लोगों को ग्लोब का ज्ञान नहीं होगा। ग्लोब जानते हो, पृथ्वी को हम एक आकृति के रूप में ग्लोब पर दर्शाते हैं। वहां पर हम सारी चीजें समझने का प्रयास करेंगे। अगर आपने कक्षा 6 में ग्लोब पढ़ा हो तो ठीक है, अगर नहीं पढ़ा हो, वैसे भी अगर पढ़ा भी होगा तो याद नहीं रहा होगा, काफी समय हो गया। लेकिन मैं एक बार रिवीजन के तौर पर आपको बता देता हूं क्या चीजें क्या होती हैं। चलिए प्रारंभ करते हैं अपनी क्लास को और देखने का प्रयास करेंगे। आज जो हम आपको बताने वाले हैं थोड़ा ग्लोब के बारे में।
तब आपको भारत की अक्षांशीय एवं देशांतरीय स्थिति अच्छे से समझ में आ जाएगी। चलिए देखिए, ये क्या है बेटा, ये आपका ग्लोब है। आपने देखा होगा ग्लोब ऐसा होता है, ठीक है। अपनी पृथ्वी क्या है, ऐसी है। पृथ्वी की आकृति कैसी है, कोई मेरा शेर बता सकता है, कोई लाल और लाली बता सकता है कि पृथ्वी की आकृति कैसी है? अगर किसी को पता हो तो वो मुझे कमेंट करके जल्दी से बता दे कि पृथ्वी की आकृति कैसी है। क्या पृथ्वी गोल है, क्या पृथ्वी अंडाकार है, या पृथ्वी की आकृति किसी और आकृति की तरह दिखती है? जल्दी से बताइए। हाँ, प्रभु प्रजापति ग्लोब, वेरी गुड वेरी गुड, ग्लोब। जल्दी बताइए मुझे पृथ्वी की आकृति कैसी है, उसके बाद फिर मैं आगे अपनी क्लास चालू करता हूं। जल्दी से बताइए। जल्दी से बताओ बेटा, पृथ्वी की आकृति कैसी है? चलिए, विनय कुमार विश्वकर्मा कह रहे हैं अंडाकार। चलिए, थोड़ा बहुत आपको पता है लेकिन अंडाकार नहीं है, मैं आपको समझा दूंगा। पृथ्वी की आकृति है बेटा भूआब। भूआब, पृथ्वी की आकृति कैसी है? भूआब। भूआब जानते हो? भूआब का मतलब होता है कि जो ये क्या बोलते हैं, ध्रुव होते हैं, ये चपटे हुए होते हैं, ऐसे दबे हुए। ये जो ध्रुव है ना हमारे, ये दबे हुए होते हैं, और ये वाला हिस्सा जो है उभरा हुआ होता है, उसको भूआब बोलते हैं हम। ठीक है, चलिए। हाँ, तो ये क्या है, हमारी पृथ्वी। अब देखिए, पृथ्वी के बीचा बीच में एक रेखा जाती है, बिल्कुल बीचा बीच में। पृथ्वी के बीचा बीच में एक रेखा जाती है, बिल्कुल बीचा बीच में। उसको बोलते हैं बेटा हम विषुवत रेखा। आपने पिछली कक्षाओं में नहीं पढ़ा, इसलिए मुझे पढ़ाना पड़ रहा है। विषुवत रेखा, इसको क्या बोलते हैं? विषुवत रेखा, या इसका दूसरा नाम है भूमध्य रेखा। कौन सी रेखा? भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा इसको क्यों बोला गया है बेटा? क्योंकि भू यानी पृथ्वी को ये मध्य से क्या करती है? विभाजित कर देती है, बीचा बीच से विभाजित कर देती है, इसलिए इसको हम भूमध्य रेखा के नाम से भी जानते हैं। इसका तीसरा नाम भी है, उसको भी जरा याद रख लेना, 0 डिग्री अक्षांश। 0 डिग्री अक्षांश भी नाम है इसका तीसरा। इसलिए इन तीनों नामों को आप याद रख सकते हो, किसी भी नाम से आपसे प्रश्न पूछ सकता है। विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा, 0 डिग्री अक्षांश, तीनों एक ही रेखा के नाम है, आपको कंफ्यूज नहीं होना। तो आप कहोगे सर ठीक है, ये तो पृथ्वी की जो रेखा है, पृथ्वी को बीचों बीच में विभाजित करती है, वो वाली रेखा है। अब क्या और भी रेखा है बेटा? बिल्कुल है। देखिए, ये कौन सी दिशा हो गई आपकी? ये हो गया आपका उत्तरी गोलार्ध, यानी कि नॉर्थ, उत्तरी गोलार्ध। दिशाओं का ज्ञान तो होगा मेरे प्यारे बच्चों आपको। और ये है बेटा दक्षिणी गोलार्ध। क्या है? दक्षिणी गोलार्ध। इतना तो मेरे ख्याल से आप लोग जानते होंगे, दिशाओं का ज्ञान आप लोग रखते हैं। अगर नहीं है किसी बच्चे को दिशा का ज्ञान तो मैं बता देता हूं। देखिए, दिशा कैसी होती है? ऐसी। इधर हो गया आपका पूर्व, इधर हो गया उत्तर, इधर हो गया आपका पश्चिम, और इधर हो गया आपका दक्षिण। तो जो पृथ्वी ने बेटा, जिस रेखा ने पृथ्वी को 2 भागों में विभाजित किया, उसके ऊपरी भाग को तो हम उत्तरी गोलार्ध बोलते हैं, और नीचे वाले भाग को क्या बोलते हैं? दक्षिणी गोलार्ध। बताइए यहां तक समझ में आई कि नहीं? बताइए यहां तक किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम? चलिए, बहुत अच्छे। हाँ, निखिल यादव हेलो। चलिए ठीक, अब इतना आपने समझ लिया होगा। अब देखिए, अब क्या देखेंगे हम? कलर चेंज कर लेते हैं, वरना फिर आपको दिक्कत हो सकती है। आप कलर कौन सा लें? नीला वाला। देखिए, जैसे ये आपकी 0 डिग्री अक्षांश है, ऐसे ही पृथ्वी के समांतर, यानी 0 डिग्री के समांतर ऐसी ही और रेखा हैं, इसके समांतर ऐसे ही और रेखा है। कितनी रेखा है बेटा? ये इधर उत्तरी गोलार्ध में कितनी रेखा मिलेंगी आपको? 90। ऐसी अक्षांश रेखा, इनको बोलते हैं अक्षांश रेखा। विषुवत रेखा के समांतर जिन रेखाओं को हम खींचते हैं, उनको अक्षांश रेखा के नाम से हम लोग जानते हैं। ये ऐसे जो हम लोग रेखा खींच रहे हैं बेटा, इनको अक्षांश रेखा के नाम से हम लोग जानेंगे। तो उत्तरी गोलार्ध में अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है? 90। कितनी है बेटा? 90। ऐसे ही अगर आप देखोगे दक्षिणी गोलार्ध में आओगे, कहां पर आओगे आप? दक्षिणी गोलार्ध में आओगे, तो दक्षिणी गोलार्ध में भी आपको अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी मिलेगी? 90। कितनी मिलेगी? 90।
यानी कि 90 इधर हो गई अक्षांश रेखाएं और 90 उत्तरी गोलार्ध में हो गई अक्षांश रेखाएं, इधर भी अक्षांश रेखाएं हो गई और यहां पर भी अक्षांश रेखाएं 90 हो गई। तो टोटल अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी हो जाएगी बताइए जरा मुझे। 90 प्लस 90 कितनी हो जाएंगी 180। लेकिन यहां पर अभी एक चीज और छूटी हुई है, अगर एग्जामिनर ने आपको ऑप्शन में 180 नहीं दिया तो आप क्या करोगे, आप लिखोगे फिर 180 प्लस 1 अर्थात 181। आप कहोगे सर 180 और 181 कैसे हो सकती है, जरा मेरे लाल और लालियो ये जो विषुवत रेखा मैंने जो खींची थी ये भी तो एक प्रकार की अक्षांश रेखा ही होती है, इसको तो हमने इंक्लूड किया ही नहीं। 90 इधर देख ली 90 उधर देख ली, लेकिन हमने भूमध्य रेखा को या विषुवत रेखा को तो उसमें जोड़ा ही नहीं, क्योंकि वह भी तो एक अक्षांश रेखा हो सकती है, होती है। इसलिए अगर टोटल अगर आपको ऑप्शन में 181 ना दे तो फिर आप 180 ही लगाना, दोनों में से कोई एक ऑप्शन में आपके पास रखेगा। 181 क्यों है, क्योंकि विषुवत रेखा को भी उसने अक्षांश रेखा में इंक्लूड कर लिया है। बहुत अच्छे, चलिए आगे चलते हैं। ये मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आया, यहां तक ये सारी जो प्रक्रिया है मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ चुकी होगी। चलिए आगे चलते हैं। अब चलिए मिटाई देता हूं इसको, मिट गया। चलिए अब आगे चलते हैं। अब देखिए थोड़ा कर्क रेखा और मकर रेखा के बारे में क्या देखेंगे अब हम। ये पृथ्वी का हमने अभी चित्र बनाया, ये कौन सी रेखा खींच दी थी हमने अभी, विषुवत रेखा, विषुवत रेखा। बड़ा ध्यान से समझना बेटा, बड़ा ही अच्छा कंसेप्ट है आज का। अब आपको आप एक चीज बताइए मुझे, क्या बताइए आप मुझे एक चीज बताइए, 1 डिग्री अक्षांश, 2 डिग्री अक्षांश, इन 90 अक्षांश को क्या बोलते हैं, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, 6 डिग्री, 60 डिग्री, ऐसे 90 डिग्री तक पहुंचाएंगे। तो जब हम उत्तरी गोलार्ध में ऐसे ही डिग्रियां गिनते रहेंगे तो एक स्थिति आएगी 23.5 डिग्री, क्या आएगी 23.5 डिग्री, यानी कि ये 0 डिग्री हो गया, 0 के बाद 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, ऐसे ही हम ऊपर चलते जाएंगे तो 23.5 डिग्री पर हम पहुंचेंगे। तो वहां पर आपको एक रेखा मिलेगी जिसको आप लोग कर्क रेखा के नाम से जानते हो। क्या जानते हो, कर्क रेखा के नाम से जानते हो। ऐसे ही आप दक्षिणी गोलार्ध में जाओगे, दक्षिणी गोलार्ध में जाओगे 23.5 डिग्री, क्या दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री जाओगे तो वहां पर भी आपको एक रेखा मिलेगी जिसको मकर रेखा के नाम से हम लोग जानते हैं। अगर आपसे पूछे कि कर्क रेखा कहां पर है तो आप बताओगे उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री अक्षांश पर, और मकर रेखा कहां पर है, दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री अक्षांश पर। ये दोनों रेखाएं आप लोगों को पता होनी चाहिए। ये वही कर्क रेखा है जो भारत को बीचा बीच से विभाजित करती है या भारत के 8 राज्यों से होकर जाती है, यह वही कर्क रेखा है। बिल्कुल, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। पहले नहीं पढ़ी है 9th, कोई बात नहीं, अगर आपने पहले नहीं पढ़ी है 9th तो आप पढ़ लीजिए, काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है। ठीक है, तो ये दोनों हमारी रेखाएं हैं, इनको याद रख सकते हो। अब देखिए ये तो अक्षांश रेखाओं के बारे में हमने थोड़ा बहुत जानने का प्रयास किया। अक्षांश रेखाएं कौन सी होती हैं, ये जो विषुवत रेखा के समांतर खींची जाती हैं इनको अक्षांश रेखाएं बोलते हैं। ठीक, अक्षांश रेखाएं की संख्या कितनी होती है, 180 या 181, जैसे आपसे ऑप्शन में पूछे उस हिसाब से आप बता दोगे। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए, अब देशांतर के बारे में देख लीजिए, आप इसके बारे में देशांतर रेखाओं के बारे में देख लीजिए। ये बताइए मुझे, ये पृथ्वी के क्या हैं, ध्रुव, ये नॉर्थ है और ये साउथ है, ये उत्तरी ध्रुव है बेटा, ये दक्षिणी ध्रुव है। इतना तो जानते हो पृथ्वी के ध्रुवों के बारे में, पोल के बारे में तो आपने पढ़ा होगा कि पृथ्वी का नॉर्थ पोल और पृथ्वी का साउथ पोल। अब देशांतर रेखाएं क्या होती हैं कि एक पोल को दूसरे पोल से मिलाने वाली रेखाएं क्या कहलाती हैं बेटा, देशांतर रेखाएं कहलाती हैं। एक पोल को दूसरे पोल से मिलाने वाली रेखाएं क्या कहलाती हैं, देशांतर रेखाएं। देख सकते हो एक पोल को दूसरे पोल तक मिलाने के लिए जो रेखाएं हैं उनको हम देशांतर रेखाओं के नाम से
जानते हैं। कुछ इस तरीके की देशांतर रेखाएं होती हैं, ऐसी होती हैं आपकी देशांतर रेखाएं। आप कहोगे सर देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी होती है, तो जरा देख लीजिए, देशांतर रेखाओं की संख्या भी मैं आपको बता देता हूं। बिल्कुल, देशांतर रेखाएं। अब आप मुझे एक चीज बताइए बच्चों, जैसे कि आपने उत्तर दक्षिण वाली दिशा देखी, तो मैं आपसे ये कहूं, यहां मुझे एक चीज बताइए, पूरब वाली पश्चिम वाली दिशा कौन सी होगी? तो देखिए यहां से एक रेखा आती है, बिल्कुल यहां से, जिसको 0 डिग्री देशांतर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? 0 डिग्री देशांतर के नाम से जाना जाता है। जैसे वहां पर 0 डिग्री अक्षांश था, ऐसे ही यहां पर 0 डिग्री देशांतर होता है। तो 180 इधर हो जाएंगी और 180 इधर हो जाएंगी, इसमें ये कॉमन रहती है। तो देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी हो गई मेरे बच्चों? 360। 360 देशांतर रेखाएं होती हैं। कितनी होती हैं? 360 देशांतर रेखाओं की संख्या होती है। और अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी थी, जो हमने बताई थी थोड़ी देर पहले? 180/181, जो ऑप्शन में आपको दिया गया हो उस हिसाब से आप देख लीजिएगा। हाँ प्रभु प्रजापति, ये लंबवत होती हैं, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए बच्चों, आप लोग पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, कितनी अच्छे तरीके से, कितनी एनर्जी के साथ मैं पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूं आपको। जल्दी से पढ़ने का प्रयास कीजिए। सर नीला नहीं दिखता, कोई बात नहीं, कलर चेंज कर लेता हूं। मुझे एक चीज बताइए, ये वाली डायरेक्शन बेटा कौन सी होगी और ये वाली डायरेक्शन कौन सी होगी? तो आप कहोगे सर इसको हम पूरब बोलेंगे और इसको हम पश्चिम वाली डायरेक्शन बोलेंगे। अभी मैंने डायरेक्शन बताया था आपको, ये पश्चिमी दिशा हो गई। ये देशांतर की संख्या हो गई 360। और देशांतर रेखाएं कैसी होती हैं? एक पोल को दूसरे पोल से मिलाने वाली रेखाओं को देशांतर रेखा के नाम से हम लोग जानते हैं। तो अब हमने ये क्यों सीखा? हमने ये इसलिए सीखा क्योंकि हमें भारत की अक्षांशीय स्थिति पढ़नी है और देशांतरीय स्थिति पढ़नी है, दोनों के बारे में हमें पढ़ना है। इसलिए हमने ये देशांतर और अक्षांश रेखाओं को सीखने का प्रयास किया। चलिए आगे चलते हैं। अब मैं पृथ्वी का एक फिर बना देता हूं ग्लोब। यहां पर मैं विषुवत रेखा को दिखा देता हूं और अपने भारत की स्थिति में दिखाऊंगा ग्लोब पर भारत कहां पड़ता है आपका। देखिएगा, भारत की जो स्थिति होगी वो भारत की स्थिति ये होगी। कौन सी होगी ग्लोब पर भारत की स्थिति? जो मैंने आपको बना के दिखाई है, ये भारत की स्थिति है। अब मुझे आप बताइए, भारत कौन से गोलार्ध में स्थित है? भारत कौन से गोलार्ध में स्थित है? जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए, भारत कौन से गोलार्ध में स्थित है? जल्दी से बताइए, भारत कौन से गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी गोलार्ध में या दक्षिणी गोलार्ध में? कमेंट करते रहिए जल्दी से, मैं देख रहा हूं। हाँ, इंग्लिश की क्लास भी होगी बिल्कुल। हाँ, विनय कुमार विश्वकर्मा, बहुत अच्छे, उत्तरी गोलार्ध में, बहुत अच्छे। भारत की जो स्थिति है बेटा वो उत्तरी गोलार्ध में है। ये अक्षांश रेखाओं के दृष्टिकोण से है। यदि आपसे पूछे कि भारत पूर्वी देशांतर में पड़ता है या पश्चिमी देशांतर में पड़ता है, तो आप क्या बताओगे? बताइए मुझे, पूर्वी देशांतर में है या भारत पश्चिमी देशांतर में है? जल्दी बताइए। हाँ, उत्तरी गोलार्ध में, बहुत अच्छे, सभी बच्चों का आंसर ठीक है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, भारत की यदि मैं देशांतर वाली स्थिति देखूंगा तो आप बताइए वो पूर्वी देशांतर में पड़ेगा या पश्चिमी देशांतर में पड़ेगा? जल्दी से बताइए मुझे। मुकेश सर कब आएंगे? आ जाएंगे बेटा वो भी जल्दी से। हाँ, प्रभु प्रजापति, बहुत अच्छे। यानी जब भारत की हम देशांतर स्थिति देखेंगे तो वो पूर्वी देशांतर स्थिति है। अभी हम थोड़ी देर पहले बता भी चुके हैं आपको, आगे भी बताएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छे। तो मेरे ख्याल से आप लोग समझ चुके हो कि ये उत्तरी गोलार्ध क्या होता है, दक्षिणी गोलार्ध क्या होता है। चलिए अब हम भारत की अक्षांशीय स्थिति देखेंगे। भारत की अक्षांशीय स्थिति क्या है, चलिए देखने का प्रयास करते हैं भारत की अक्षांशीय स्थिति का। देखिएगा जरा, देखिए भारत की अक्षांशीय स्थिति, भारत की अक्षांशीय स्थिति, देखिए भारत की अक्षांशीय स्थिति क्या है। ये क्या है आपकी? पृथ्वी। ये क्या है आपकी? विषुवत रेखा।
कलर चेंज कर लेता हूं क्योंकि कलर चेंज करने की आवश्यकता बार बार होगी। आप बच्चों मुझे एक चीज बताइए, यहां से अगर मैं एक इसके समांतर रेखा खींच दूं, आप इसको क्या बोलोगे? क्या बोलोगे जल्दी बताओ? या दूसरी समांतर रेखा खींच दूं, इसको क्या बोलोगे? कोई बता सकता है मुझे? इसको क्या बोलोगे? आप कहोगे सर ये जो पीली वाली थी ये तो थी 0 डिग्री अक्षांश, ये वाली जो होगी ये 1 डिग्री हो जाएगी, ये वाली होगी ये 2 डिग्री हो जाएगी। तो मैं भारत की अक्षांशीय स्थिति बताने की कोशिश कर रहा हूं। हाँ, गौरी शंकर कुमावत, भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। बहुत अच्छे बेटा, बहुत अच्छे। तो मेरे कहने का मतलब क्या है, जैसे अगर भारत की अक्षांशीय स्थिति देखोगे तो आप चलिए 8 डिग्री 4 मिनट, कितना चलोगे आप बेटा? 8 डिग्री 4 मिनट। चलिए कैसे चलोगे? जीरो तो ये विषुवत रेखा है ही, जीरो के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8, यहां पर ठहर जाइए। बिल्कुल आप क्या कर दीजिए? ठहर जाइए। 8 डिग्री 4 मिनट पर ठहर जाइए। यहां से भारत की स्थिति अब शुरू हो जाएगी। मान के मैं चलता हूं ये 8 डिग्री 4 मिनट है, तो भारत का सबसे जो दक्षिणी सिरा होगा ये वाला, भारत का सबसे दक्षिणी सिरा आपने देखा है? भारत का मैप देखा है आपने? भारत का मैप देखा है आपने? इस तरीके से है, ये यहां पर दक्षिणी सिरा है। भारत का जो दक्षिणी सिरा है जिसकी अक्षांशीय स्थिति क्या है? 8 अंश 4 मिनट, यानी भारत अपना यहां से शुरू हो जाएगा, यहां से शुरू हो जाएगा भारत अपना। ठीक, और कहां तक जाएगा? 37 डिग्री। कहां तक जाएगा? 37 डिग्री 6 मिनट तक। अब देख लीजिए 8 के बाद 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, मान के चलिए 37 डिग्री आया यहां पर, 37 डिग्री 6 मिनट आया यहां तक। तो भारत का जो उत्तरी सिरा होगा ये वाला, जम्मू कश्मीर आपने देखा होगा, देखा होगा जम्मू कश्मीर, उत्तर में जम्मू कश्मीर, दक्षिण में कन्याकुमारी, ऐसे सुना होगा आपने। तो जो भारत की जो स्थिति होगी यहां पर बिल्कुल अक्षांशीय स्थिति क्या होगी? 37 डिग्री 6 मिनट। कितनी? 37 डिग्री 6 मिनट। अब इसको ऐसे मिला दीजिए, यह क्या हो गई बेटा? भारत की अक्षांशीय स्थिति क्या हो गई? 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक। और कौन सा? उत्तरी, उत्तरी होगा ये, क्योंकि आप देख रहे हो उत्तरी गोलार्ध में है, यानी कि 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी से लेके 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक स्थिति हो जाएगी इसकी। बताइए। प्रभु प्रजापति क्लास डेली चलता है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल डेली चलता है आप लोगों के लिए, 3 दिन 10th वालों के लिए और 3 दिन 9th वालों के लिए। बताइए जल्दी, ये बात आपको समझ में आई? भारत की बेटा अक्षांशीय स्थिति क्या है, यानी कि 8 डिग्री 4 मिनट से भारत का जो दक्षिणी सिरा है यहां से प्रारंभ होता है अपना भारत, और कहां तक जाता है? ऊपर 37 डिग्री 6 मिनट तक, यहां पर जाके थम जाता है ये। उसके बाद अपना भारत की जो है सीमा नहीं पड़ती। ये तो भारत की अक्षांशीय स्थिति हुई। क्या हुई? भारत की अक्षांशीय स्थिति। अब भारत की देशांतर स्थिति समझने का प्रयास कीजिएगा। मैं भारत की देशांतर स्थिति समझाने का प्रयास करता हूं इसी मैप के माध्यम से। बताइए ये आपको समझ में आया कि नहीं? जल्दी से बताइए बेटा। मैंने आपको बताया था ये क्या होती हैं? देशांतर रेखाएं। तो यहां पर बेटा एक 0 डिग्री देशांतर है जिसको मान लिया गया है, जैसे 0 डिग्री अक्षांश होता है ऐसे इसको 0 डिग्री देशांतर मान लिया गया है। इधर आप जाओगे तो 180 देशांतर पड़ेंगे, इधर जाओगे तो 180 देशांतर पड़ेंगे, जिसमें कॉमन रहता है इसलिए 360 होते हैं। अब जो भारत की अगर देशांतर स्थिति देखोगे तो 0 के बाद यहां पर क्या आएगा? 1 2 3 4, ऐसे करके यहां पर 180 लंबी लंबी रेखाएं देखने को मिलेंगी। कितनी रेखाएं देखने को मिलेंगी? 180 लंबी लंबी रेखाएं आपको देखने को मिलेंगी। बिल्कुल। अब हमें क्या देखना है? भारत की देशांतर स्थिति के बारे में देखना है। तो दूसरे उस पर स्लाइड पर ले चलते हैं, हम आपको भारत की देशांतर स्थिति दिखाने का प्रयास करेंगे। भारत की
देशांतर स्थिति क्या है। देखिए इसको समझिए जरा, इसमें कलर बेटा बार बार चेंज करने की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि ये टॉपिक ही आपका ऐसा है। ये क्या है आपकी 0 डिग्री देशांतर। अब आप जाइए 180 चलना है आपको, कितना चलना है 180। 180 पर चलोगे तो 0 के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे करके आपको 180 रेखाएं पार करनी है। लेकिन जब आप 68 डिग्री और 7 मिनट पर पहुंच जाओगे, कैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 कहां पर पहुंच जाओगे, मान के चलिए 68 डिग्री 7 मिनट तक आप चल दिए। तो भारत का जो हिस्सा है देशांतरी हिस्सा जिसे भारत का पश्चिमी हिस्सा बोला जाता है, अर्थात गुजरात, गुजरात आपका यहां से शुरू हो जाएगा, ये वाला अभी बताता हूं मैं आपको, ऐसे करके ये मैप है ना भारत का, ये वाला। तो जो भारत का सबसे जो पश्चिमी देशांतर होगा वो 68 डिग्री 7 मिनट है, लेकिन है वो पूर्वी देशांतर, भारत का पश्चिमी हिस्सा है। देखिए ऐसे करके यहां पर पड़ता है आपका गुजरात, देखोगे ये सबसे पश्चिमी है गुजरात, और यहां पर पड़ेगा आपका अरुणाचल प्रदेश, सबसे पूर्वी वाला, सबसे पूर्व वाला। तो 68 डिग्री 7 मिनट से लेके आप चलते जाओगे 69 70 71 72 73 74 75 76 ऐसे चलते जाओगे, ऐसे चलते जाओगे और 97 डिग्री पर पहुंच जाओगे। कितना 97 डिग्री और 25 मिनट, पॉइंट नहीं है बेटा ये, 97 डिग्री 25 मिनट तक आप पहुंच जाओगे तो भारत का देशांतरीय विन्यास देखने को मिलेगा। यानी कि आपसे कोई पूछे भारत का देशांतरीय विस्तार क्या है, तो आप बताओगे 68 डिग्री 7 मिनट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट तक भारत का देशांतरी स्थिति है। भारत की ये क्या है, देशांतरी स्थिति, देशांतरी स्थिति है ये भारत की, ये ध्यान रखिए। बताइए ये समझ में आया आपको। हाँ, और वो भी पूर्व वाली है, पूर्वी देशांतर है ये। क्यों, क्योंकि अभी मैंने आपको मैप में बताया था कि हम लोग पूर्वी देशांतर में 180 रेखाओं को पार करेंगे, पश्चिमी देशांतर में हमें नहीं जाना। नमस्ते बेटा, नमस्ते। बहुत ही इंटरेस्टेड टॉपिक है, अगर आप पढ़ने का प्रयास कीजिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा तो काफी सरल है। इसलिए आप कोई भी लापरवाही ना बरतें ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। बताइए ये क्या है, पूर्वी देशांतर। तो हमने क्या सीखा यहां पर, हमने भारत की अक्षांशीय स्थिति सीखी और देशांतरी स्थिति सीखी, और अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं, देशांतर रेखाएं क्या होती हैं, इनको भी समझने का हमने प्रयास किया। तो चलिए एक जो है फेयर कॉपी पर बना लेते हैं, ऐसा करके यहां लिखते हैं भारत की अक्षांशीय स्थिति, भारत की अक्षांशीय स्थिति कितनी सीखी हमने, क्या था बेटा, ये था 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेके, उत्तरी अक्षांश से लेके, उत्तरी अक्षांश से लेके 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। ये तो बेटा भारत की क्या है, अक्षांशीय स्थिति। ये भारत की क्या है, अक्षांशीय स्थिति। भारत की देशांतरी स्थिति क्या थी, अभी हमने देखी 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेके, पूर्वी देशांतर से लेके 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। यह भारत की क्या है बेटा, देशांतरीय स्थिति। बताइए यहां तक किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम कि आप पढ़ते हो भारत की अक्षांशीय स्थिति या देशांतरीय स्थिति वो किस तरीके से होती है, मैंने आपको यहां पर बताने का प्रयास किया। जल्दी बताइए। प्रभु प्रजापति सर एक क्वेश्चन है, हाँ बेटा पूछिए, जल्दी से पूछिए क्या क्वेश्चन है। बताइए ये बातें समझ में आई आपको। अब मैं आपको ऐसी बात बताने जा रहा हूं
जिसे आप सुनकर क्या करोगे, ताज्जुब करोगे कि सर ऐसा भी होता है। बिल्कुल होता है। अगर आप अरुणाचल प्रदेश में, मैं बताता हूं अभी, देखिए आपका कोई दोस्त है, क्या है बेटा, आपका कोई दोस्त, ये भारत का मैंने मैप बना दिया, मतलब हल्का, पूरा नहीं बनाया। यहां पर सबसे पश्चिम में जो राज्य पड़ता है आपका गुजरात। कौन सा राज्य पड़ता है बेटा, गुजरात। भारत का सबसे पश्चिमी राज्य कौन सा है, गुजरात। और सबसे पूर्व में पड़ता है बेटा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश, ये तो सुना होगा आपने। भारत का सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है, अरुणाचल प्रदेश। और इधर गुजरात, गुजरात के बाद पाकिस्तान लग जाता है। आप मुझे एक चीज बताइए, आपका कोई फ्रेंड है वो अरुणाचल प्रदेश में रहता है, ये मान के चलिए ये फ्रेंड मैंने बना दिया, और आप यहां पर बैठे हो गुजरात में, ठीक। अरुणाचल प्रदेश में जो आपका फ्रेंड बैठा हुआ है, यदि उसके यहां सुबह सुबह कितने बजे होती है, 6 बजे, मान के चलिए उसके यहां सूर्य 6 बजे निकल आता है, तो वो बोलता है कि मेरे यहां सुबह हो गई 6 बजे। आपके यहां वह सुबह, यानी आप गुजरात में बैठे हो, वो 8 बजे होगी। आपके यहां जो सूर्य निकलेगा वो 8 बजे निकलेगा। ये भाई साहब आपके ब्रश वगैरह, चाय वगैरह सुबह 6 बजे पी लेंगे, और आपको वही चाय और ब्रश करने को 8 बजे मिलेगा, क्योंकि आपके यहां पर जो सुबह है वो 2 घंटे लेट होगी। ऐसे ही जो रात है वो भी 2 घंटे लेट होगी यहां के व्यक्ति के लिए। आप कहोगे सर ऐसा क्यों है, क्या कारण है, इसको ही जानने का प्रयास अभी थोड़ी देर में करेंगे हम। हाँ, हैरान हो जाएंगे हम सब, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए अब बताइए, मुझे कोई बता सकता है ऐसा क्यों। आप अब समझिए ऐसा क्यों। आप जानते हो बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, पृथ्वी कौन दिशा में घूमती है अपनी अक्ष पर। पृथ्वी घूमती है पश्चिम से लेके पूर्व की दिशा में। पश्चिम अपनी पृथ्वी अपनी अक्ष पर कैसे घूमती है, पश्चिम से लेके पूर्व वाली दिशा में, अर्थात इस तरीके से घूमती है पृथ्वी। मान के चलिए मैं पृथ्वी हूं, तो मैं कैसे घूमूंगा, ऐसे घूमूंगा, ऐसे, यानी ये वाला हिस्सा मेरा पश्चिम का हो गया, ये वाला पूर्व का हो गया। अब यहां पर मान के चलिए क्या है बेटा, यहां सूर्य है आपका, यहां क्या है, सूर्य देवता है ये। तो आप मुझे बताइए पृथ्वी के किस हिस्से पर सबसे पहले सूर्य की प्रकाश पहुंचेगा, सूर्य का प्रकाश किस हिस्से पर पहुंचेगा। पृथ्वी ऐसे घूम रही है, बताइए मुझे जल्दी से, किस हिस्से पर सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर जल्दी पहुंचेगा। तो आप कहोगे सर जो हिस्सा सूर्य के सामने आएगा उस पर प्रकाश पहले पहुंचेगा। क्या पहुंचेगा, जो हिस्सा जो पृथ्वी का सूर्य के सामने आएगा उस पर प्रकाश पहले पहुंचेगा। तो जरा मेरे प्यारे बच्चों देखना, पृथ्वी पर मैंने जो भारत की स्थिति बताई थी, ऐसे करके बताई थी। यहां पर मैंने आपको बताया था कि यह है 97 डिग्री 25 मिनट, और यह है गुजरात वाला 68 डिग्री 7 मिनट। मैंने बताया था आपको कि यह देशांतर की स्थिति है। जरा समझिएगा, जब पृथ्वी घूमेगी पश्चिम से पूर्व की ओर, तो जो सूर्य है इसका प्रकाश सबसे पहले 97 डिग्री 25 मिनट वाले देशांतर पर पहुंचेगा। अक्षांश पर नहीं, देशांतर पर। जब पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमेगी, तो जो सूर्य का प्रकाश है सबसे पहले वो इधर आएगा। किधर आएगा, 97 डिग्री 25 मिनट वाले देशांतर पर सबसे पहले पड़ेगा। इसके बाद पृथ्वी घूमती जाएगी, और धीरे 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 ये जो प्रकाश है ये पूरी पृथ्वी पर ऐसे करके पहुंचता जाएगा। बताइए ये बात आपको समझ में आई। ब्राह्मण ब्रांड, हेलो सर जी, हेलो, बिल्कुल। हाँ जल्दी से बताइए, क्या ये बात आपको समझ में आई। तो बेटा क्या होता है कि जब सूर्य का प्रकाश ऐसे आएगा, तो सबसे पहले जो हमारा जो अरुणाचल प्रदेश पड़ता है, भारत का सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है, अरुणाचल प्रदेश। तो सबसे पहले जो प्रकाश आएगा वो अरुणाचल प्रदेश पर ही गिरेगा। पृथ्वी पर जो भारत का हिस्सा है वह अरुणाचल प्रदेश पर ही सूर्य का प्रकाश देखने को सबसे पहले मिलेगा। इसलिए अरुणाचल प्रदेश में सुबह जल्दी होगी। अब ये जो है सूर्य का प्रकाश 97 से पहुंचते 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 68 के पर पहुंचेगा, तो क्या होगा, क्या होगा, गुजरात में सुबह हो जाएगी। भाई सूर्य का प्रकाश इस वाले देशांतर पर पहुंचेगा तो वहां पर जाके उजाला कर देगा, तो सुबह हो जाएगी। यकीन मानिए बच्चों, यहां के समय में, अरुणाचल प्रदेश के समय में और यहां के समय में 2 घंटे का अंतर है। आप कहोगे सर कैसे 2 घंटे का अंतर कैसे है।
देखिए पृथ्वी अपनी अक्ष पर घूमती है, क्या करती है बेटा, पृथ्वी अपनी अक्ष पर घूमती है, तो 24 घंटे में कितना डिग्री का कोण बनाती है, जरा मुझे बताना बेटा। पृथ्वी अपनी अक्ष पर पूरा घूम जाएगी तो 360 डिग्री 7 डिग्री का कोण बनाएगी, कितने का, 360 डिग्री का। इसको आप सॉल्व करोगे तो एक देशांतर को पार करने में पृथ्वी को कितना समय लगेगा, 4 मिनट। देशांतर को पार करने का मतलब समझते हो, ये पृथ्वी के क्या है, देशांतर हैं, ये देशांतर। तो एक देशांतर को पार करने में पृथ्वी को 4 मिनट का समय लगता है इसे घूमने में। तो यहां पर अगर आप देखोगे 68 से लेके 97 तक लगभग 30 डिग्री देशांतर का अंतर पाया जाता है। कितने का अंतर पाया जाता है, लगभग 30 डिग्री, पूरा 30 डिग्री नहीं, लगभग 30 डिग्री देशांतर का अंतर देखने को आपको मिलेगा, 30 डिग्री देशांतर का अंतर देखने को मिलेगा। और आपको पता है एक देशांतर को पार करने में हमें 4 मिनट लगते हैं, तो 30 देशांतर को पार करने में कितना समय लगेगा, 120 मिनट। और 120 मिनट को आप 60 से भाग दोगे, घंटा में चेंज करोगे तो ये 2 घंटे निकल के आ जाएंगे। इसलिए आप लोग बच्चों पढ़ाया जाता है, आप लोगों को पढ़ते भी हो कि अरुणाचल प्रदेश में 2 घंटे पहले सूर्योदय होता है या 2 घंटे पहले शाम या रात हो जाती है गुजरात की अपेक्षा। बताइए क्या ये समझ में आया आपको। क्या ये बात आपको समझ में आई कि 2 घंटे का अंतर कैसे है, किस तरीके से हम 2 घंटा देखते हैं। हाँ प्रभु प्रजापति 2 आवर, बिल्कुल हाँ, 120 मिनट को हमने घंटे में चेंज कर दिया, 2 घंटे निकल के आया, 60 का भाग दे दिया। जल्दी बताइए। छोटा भीम हर हर महादेव, बिल्कुल हर हर महादेव बेटा। किसी बच्चे को कोई दिक्कत तो नहीं है कि ये 2 घंटे का अंतर कैसे मिलता है, बताइए। हाँ क्लियर है सर। क्लियर है सर, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए आगे चलते हैं। तो आप लोगों के समझ में आ चुका होगा कि अरुणाचल प्रदेश में सूर्य 2 घंटे पहले निकलता है और गुजरात में 2 घंटे बाद, या अरुणाचल प्रदेश में 2 घंटे पहले रात होगी और गुजरात में 2 घंटे बाद। इसका अंतर यही है कि वहां पर देशांतरीय स्थिति का फर्क पाया जाता है, लगभग 30 देशांतर का अंतर है भारत के देशांतर स्थिति में। इसलिए इसलिए आप बोलते हो कि अरुणाचल प्रदेश में सुबह पहले होती है या शाम पहले होती है गुजरात की अपेक्षा। हर्ष फौजदार आई एम लेट, सर कोई बात नहीं बेटा। सर इग्नोर मत कीजिए प्लीज। हाँ क्या पूछ रहे हो यार, बताओ तो सही। चलिए आगे चलते हैं। देखिए आपने बहुत सारी नई नई चीजें सीखी। एक तो भारत का अक्षांशीय विस्तार देख लिया, भारत का देशांतर विस्तार देख लिया, कर्क रेखा देख ली। कर्क रेखा भी जो हमने बताई थी 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा के नाम से जानते हैं, जो भारत के 8 राज्यों से होकर निकलती है। इसी चैप्टर में पढ़ना है आपको। उसके बाद हमने बताया कि अरुणाचल प्रदेश में सुबह 2 घंटे पहले होती है गुजरात की अपेक्षा। उसका कंसेप्ट हमने समझाने का प्रयास किया कि ऐसा क्यों होता है। वो पूरा कंसेप्ट क्या था, ये था। हाँ सोनी सिंह ने सही जवाब दिया, क्योंकि एक देशांतर को पार करने में 4 मिनट का समय लेती है हमारी पृथ्वी। तो ऐसे ही 30 देशांतर का अंतर है भारत की देशांतरी स्थिति में। तो 30 गुणा 4 कर दीजिए, लगभग 120 मिनट निकल के आ जाता है। उसे घंटे में कन्वर्ट करोगे तो 2 घंटे आ जाएगा। चलिए बहुत अच्छे। बताइए यहां तक किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, फिर मैं आगे बढ़ता हूं, आगे की क्लास जो है उसे जारी रखता हूं। बताइए जल्दी से, किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। फिर मैं बताऊंगा भारत में जो कर्क रेखा है कौन कौन से राज्यों से होकर निकलती है, जल्दी से बताइए।
जल्दी से बताइए। प्रभु प्रजापति, टैगा या टुंड्रा में अधिक ठंड पड़ती है? बेटा टुंड्रा में पड़ती है अधिक ठंड। चलिए, किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे चलते हैं। देखिए, अब मैं आपको बताता हूं, क्या बताने वाला हूं, मैं आपको बताने वाला हूं कर्क रेखा भारत के कौन कौन से राज्यों से होकर निकलती है। कौन सी रेखा? कर्क रेखा। अभी कर्क रेखा मैंने बताया ग्लोब पर, कहां पर बताया? ग्लोब पर। यह क्या थी? आपकी विषुवत रेखा थी। कर्क रेखा कहां पर होगी? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश में, ये वाली कर्क रेखा है। तो जो बेटा ये जो कर्क रेखा है ना, भारत के बीचा बीच से होकर निकलती है, लगभग ऐसे ऐसे मान के चलिए, भारत के बीचा बीच से होकर निकलती है। तो भारत के कितने राज्यों से होकर निकलती है? 8 राज्यों से होकर निकलती है। कितने राज्यों से? 8 राज्यों से। बताइए कौन कौन से राज्य हैं वो 8 राज्य जिनसे हमारी कर्क रेखा निकलती है? सबसे पहला आपका गुजरात, उसके बाद राजस्थान, उसके बाद आपका मध्य प्रदेश, उसके बाद छत्तीसगढ़, और बताइए पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, और बताइए कितने हो गए? गिनिए जरा कितने हो गए, मैं गिन लेता हूं। 1 2 3 4 5 6 7। और बताइए कौन सा बचा? एक और बचा है, जल्दी से बताइए कमेंट करके। 7 हो गए, एक और बचा है, जल्दी से बताइए, जल्दी से कमेंट करके बताइए। हाँ, 8 राज्य, जल्दी से बताइए एक और कौन सा होता है? 7 मैंने गिना दिए, 8वां आप गिना दीजिए। गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, त्रिपुरा हो गया, मिजोरम हो गया। जल्दी से बताइए एक और। हाँ, प्रभु प्रजापति, बहुत अच्छे। झारखंड, कौन सा? झारखंड, झारखंड। ये 8 राज्य हैं जिनसे कर्क रेखा, भारत के 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा निकलती है। बिल्कुल याद रख लीजिए। हाँ, गुजरात, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, और ये है आपका झारखंड। तो ये देखिए, यहां पर देखिए कर्क रेखा कहां है? यहां। तो भारत के बीचा बीच से होकर निकलती है ये कर्क रेखा, तभी कहते हैं हम कि भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। बहुत अच्छे। बताइए यहां तक किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम? तो आपने अभी तक क्या देखा? आपने सीखा अभी तक इस चैप्टर में क्या सीखने का प्रयास किया? हालांकि कई वीडियो में इस चैप्टर को पढ़ाएंगे, इतना जल्दी खत्म नहीं करेंगे। भारत की अक्षांशीय स्थिति, भारत की अक्षांशीय स्थिति, दूसरा आपने क्या देखा इसमें? भारत की देशांतर स्थिति, तीसरा आपने क्या देखा? गुजरात व अरुणाचल, गुजरात व अरुणाचल प्रदेश में 2 घंटे का अंतर। चौथा हमने क्या सीखा यहां पर? कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। यह 4 बातें हमने अभी सीख ली हैं काफी अच्छे तरीके से। इसकी जरूरत पड़ेगी इससे आगे आने वाले वीडियो में।
अनमोल रतन सर मुझे दोबारा से पढ़ना होगा, मैं लेट हो गया। कोई बात नहीं बेटा, वीडियो को दोबारा देख लेना, अब बार बार देख लेना। ठीक, चलिए अब मैं आपसे 2-3 सामान्य प्रश्न पूछूंगा जीके के। किसके? जीके के प्रश्न पूछूंगा जो इसी चैप्टर से रिलेटेड हैं, जरा उनके आंसर बताइएगा। ये हमने 4 बातें सीखी। चलिए मैं कुछ प्रश्न पूछ रहा हूं जीके के, इसी चैप्टर से संबंधित हैं, हालांकि वो आपके चैप्टर में नहीं दिए हुए, लेकिन पूछ लेता हूं मैं। पृथ्वी पर कितने महाद्वीप हैं? जल्दी से बताइए। पृथ्वी पर कितने महाद्वीप हैं? जल्दी से बताइए। दूसरा प्रश्न, पृथ्वी पर महासागर कितने हैं? पृथ्वी पर कितने महासागर हैं? भाई लोगों जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी बताइए। काफी सरल प्रश्न पूछे हैं मैंने, जल्दी से बताइए। भारत किस महाद्वीप में पड़ता है? किस महाद्वीप में स्थित है? जल्दी से बताइए। हाँ 7, बिल्कुल। पृथ्वी पर कितने हैं बेटा? 7 महाद्वीप हैं। महासागरों की संख्या कितनी है? मुकेश पाल ने बताया 5। वेरी गुड, 5 है बेटा। अब मुझे आप बताइए कि जो भारत है अपना कौन से महाद्वीप में स्थित है? जल्दी से बताइए। 7 महाद्वीप हैं जो, उनमें से किस महाद्वीप में भारत अपना देश स्थित है? जल्दी से बताइए। एशिया, बहुत अच्छे, एशिया। चलिए 3 प्रश्नों के आंसर आपने दे दिए। अब मेरे 1-2 प्रश्न और हैं, उनके भी आंसर मैं आपसे पूछ लेता हूं। काफी अच्छे प्रश्न हैं वो भी। एशिया, अरे ये नीला दिखता नहीं है बच्चों को, इससे लिख देता हूं। एशिया, एशिया महाद्वीप में पड़ता है। चलिए, और एशिया के भी कौन सी दिशा में? दक्षिण एशिया में। किधर? दक्षिण एशिया में। यानी एशिया का अगर दक्षिणी भाग देखोगे, वहां पर अपने भारत की स्थिति है दक्षिण एशिया जिसे बोला जाता है। एशिया में भी आप देखोगे तो एशिया के दक्षिण भाग में। चलिए यहां पर मेरा एक प्रश्न है, सबसे लंबा और सबसे गहरा महासागर, सबसे लंबा एवं गहरा महासागर जल्दी से बताइए कौन सा है? सबसे गहरा एवं सबसे लंबा महासागर कौन सा है? जल्दी बताइए। जल्दी से बताइए, सबसे गहरा और सबसे लंबा महासागर कौन सा है? जानते हो महासागर कौन कौन से हैं? प्रशांत, अटलांटिक, आर्कटिक, हिंद महासागर। जल्दी बताइए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर सबसे लंबा और सबसे गहरा है। सबसे छोटा बताइए मुझे, सबसे छोटा बताइए महासागर कौन सा है? जल्दी से बताइए, सबसे छोटा महासागर कौन सा है? सबसे छोटा महासागर कौन सा है? जल्दी से बताइए। प्रशांत महासागर तो बेटा सबसे बड़ा यानी सबसे लंबा और सबसे गहरा है। मैंने पूछा है सबसे छोटा। हाँ प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर नहीं, हिंद नहीं, हिंद नहीं, हिंद नहीं है बेटा, हिंद महासागर नहीं है सबसे छोटा। देख लो, आप ऐसी चीजों में भी गलती करते हो। नहीं, आर्कटिक महासागर। कौन सा है? आर्कटिक महासागर। आर्कटिक महासागर सबसे छोटा महासागर है, ये ध्यान रखिए, हिंद नहीं। हिंद तो तीसरे नंबर पर आता है। पहले पर प्रशांत महासागर, दूसरे पर अटलांटिक महासागर, और तीसरे नंबर पर आता है आपका हिंद महासागर। गौरी शंकर कुमावत ने सही आंसर दिया, आर्कटिक महासागर। चलिए अब मुझे बताइए, इन महाद्वीपों में जो 7 महाद्वीप हैं, सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? जल्दी बताइए, सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? हाँ आर्कटिक महासागर सबसे छोटा महासागर है। वेरी गुड। अब मैंने आपसे प्रश्न पूछा है, इन 7 महाद्वीपों में सबसे बड़ा और सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? जल्दी से मुझे बता दीजिए, फिर क्लास खत्म करते हैं। बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न हैं आपके लिए। कोई बात नहीं, हिंदी टाइपिंग नहीं हो रहा, आप इंग्लिश टाइपिंग कर दीजिए, मैं समझ जाऊंगा। जल्दी से बताइए, सबसे बड़ा महाद्वीप और सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है?
7 महाद्वीप हैं। चलिए 7 के नाम लिख दूंगा मैं क्रम से। जल्दी बताइए मुझे, पहले आप लोग बताइए। हाँ, एशिया महाद्वीप, बहुत अच्छे। एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा, उसके बाद उससे छोटा अफ्रीका महाद्वीप, उससे छोटा उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, उससे छोटा आपका दक्षिणी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, 5वें पर अंटार्कटिका, 6वें पर आपका यूरोप, और 7वें पर सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया। तो मैंने आपसे पूछा था सबसे बड़ा तो हो गया एशिया और सबसे छोटा हो गया आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप सबसे छोटा और एशिया महाद्वीप अपना सबसे बड़ा महाद्वीप है। जो अपना प्यारा भारत देश जिस महाद्वीप पर स्थित है उसको एशिया महाद्वीप के नाम से हम लोग जानते हैं। वेरी गुड, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, ऑस्ट्रेलिया को ओशिनिया भी कहा जाता है। बहुत अच्छे, ठीक। तो ये भी थोड़ा आप ध्यान रख लेना, ये छोटी मोटी बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। बताइए यहां तक किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम? कल का जो हमारा वीडियो होगा उस पर हम पीपीटी लगा के पढ़ाएंगे। क्यों? इस पर पीपीटी लगा के पढ़ाना बच्चे के समझ में नहीं आएगा, क्योंकि बार बार मिटाना पड़ता है, ये वाली रेखा वो वाली रेखा, इसलिए इसको ब्लैंक बोर्ड पर ही पढ़ाना अच्छा लगता है, तभी बच्चों के समझ में आएगा। चलिए, किसी बच्चे को कोई दिक्कत? अगर दिक्कत हो तो जल्दी बताइए, फिर हम अपनी जो क्लास है उसे खत्म करते हैं, समय हो गया। अगर किसी बच्चे को कोई दिक्कत है जल्दी से बता दीजिए मुझे, मैं जब तक एक थैंक यू लिख देता हूं। जल्दी से बताइए किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम? बेटा प्लेलिस्ट बना दी जाएगी, बिल्कुल। हाँ प्रभु प्रजापति, बस कीजिए सर, बिल्कुल बस कर दिया, बस कर दिया हमने, कोई दिक्कत नहीं। जल्दी से बताइए मुझे किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, फिर मैं अपनी जो क्लास है उसे ऑफ करता हूं, काफी समय हो गया। हाँ, कल की क्लास में हम आपको बताएंगे भारत का आकार कितना है, भारत का क्षेत्रफल कितना है, भारत से बड़े कौन कौन से देश हैं, भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा नंबर है, जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा नंबर है, सब कुछ कल की क्लास में होगा। आप ज्यादा से ज्यादा जुड़ना ना भूलें। बिल्कुल बिल्कुल प्रजापति, थैंक यू बेटा। हाँ बेटा, प्लेलिस्ट भी बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूं आपकी क्लास जो आज की बहुत जबरदस्त तरीके से आपने समझा होगा, काफी चीजें नई नई सीखने को मिली होंगी, कंसेप्ट भी सीखा होगा किस तरीके से क्या होता है क्या नहीं होता। मिलते हैं आपसे कल की क्लास में ठीक 12 बजे। आप लोग ज्यादा से ज्यादा लाइव आइए ताकि मैं और अच्छी अच्छी चीजें आपको बता पाऊं। धन्यवाद, नमस्कार।